हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पर जो यूजीसी नेट है उसका पीवाईक्यू करेंगे, डेली 5 पीवाईक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द एंडिंग सिस्टम ऑफ पेट्रोनेज विद हिज लेटर टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड। ये जो क्वेश्चन है ये 2022 का क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन है जिसको क्रेडिट किया गया है अ सिस्टम ऑफ पैट्रोनेज का खात्मा का इन द लेटर विच इज नोन एज लेटर टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड। ये जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा सैमुअल जॉनसन। अब इसको थोड़ा डीपली समझते हैं कि ये आंसर कैसे हुआ। सो आपको पता है कि इंग्लैंड में और इंग्लिश लिटरेचर और कोई भी लिटरेचर हो उसमें पहले के ज़माने में जब प्रोफेशनल राइटर नहीं थे तब तब एक प्रथा हुआ करता था कि जब भी कोई लिखता था उसका एक पैट्रन होता था। क्योंकि जो राइटर होते थे और जो पोएट होते थे वो उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होते था, तो इसलिए वो अपना जो काम है उसको स्पॉन्सर करवाते थे किसी अर्ल या फिर किसी बड़े जमींदार लॉर्ड्स के पास। तो आप लोगों को पता है कि सैमुअल जॉनसन ने डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज करके एक किताब लिखी है, मतलब फर्स्ट ऑफ द इंग्लिश डिक्शनरी। तो उन्होंने इस काम को शुरू किया था 1946 में और इसका जो पैट्रन था वो था लॉर्ड चेस्टरफील्ड। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मार्वल में जो स्पाइडरमैन कैरेक्टर है, स्टैनली उसको जैसे डिस्क्राइब करते हैं कि उनका पब्लिशर पहले राजी नहीं था, तो इसी तरह से लॉर्ड चेस्टरफील्ड भी पहले ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे एंड दैट इज़ वाई उन्होंने इसको फंडिंग नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 10 पाउंड दिया। लेकिन 7 साल बाद यानी 7 years लेटर जब इसका जो वैल्यू है जो डिक्शनरी का वो सामने आया, तब उन्होंने 2 राइटिंग लिखी इसको प्रमोट करने में। तो तब सैमुअल जॉनसन बड़ा गुस्सा हुए बिकॉज सैमुअल जॉनसन वाज वन ऑफ द लिटरेरी डिक्टेटर। सो वो बड़ा गुस्सा हुए कि जब मुझे आपका जो पैसा था उसका ज़रूरत था तब आपने हेल्प नहीं किया, लेकिन जब ये फेमस हो गया और जब इससे रुपया आने लगा तब आप आते हैं हेल्प करने के लिए। सो दैट्स व्हाई ही रोट लेटर टू चेस्टरफील्ड दैट ये जो काम है वो बहुत अच्छा नहीं है। और बड़े ताज्जुब की बात है, जब लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने इस लेटर को देखा तब उन्होंने प्रेज किया सैमुअल जॉनसन को, उनकी लैंग्वेज को। सो एंड थ्रू दिस लेटर the whole system of patronage was demolished, and the paper is also called the Declaration of Independence for English Literature because इससे पहले क्या था, जो पैट्रोनेज का जो प्रथा था वो बांध के रखता था लोगों को जो राइटर होते थे, लेकिन इस लेटर ने उस प्रथा को खत्म कर दिया ना। उसके बाद आता है बिशप बर्कले जो एक फिलोसोफर थे जिन्होंने फिलोसॉफी दी थी कि हमारा जो विजन है वो लिमिटेड है और हम आंख में जो जो चीज आंख से बना हुआ है हम वही चीज देख सकते हैं। फिर आता है एडमंड बर्क, ये एक आयरिश मतलब क्रिटिकल राइटर थे और इनका जो एक काम है रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज वेरी फेमस। एंड द लास्ट वन इज होरेस वाल्पो। ये भी जो गॉथिक नॉवेल था उसका फादर कहलाते थे और इन्होंने लिखा था कैसल ऑफ ऑट्रांटो। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सैमुअल जॉनसन। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एक फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर है। ये भी 2024 में नेट में आया था। तो ये 2024 दिसंबर का है और ये जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि दाउ स्टिल अनबायस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। ये जो लाइन है वो जॉन किट्स का एक पोएम है ओड टू अ ग्रेशियन अन, वहां से लिया गया है। और ओड टू अ ग्रेशियन अन का जो फर्स्ट स्टेंजा है
फर्स्ट स्टेंजा का जो फर्स्ट लाइन है वो ये है, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। सो इसमें पूछ रहा है कि which of the following rhetorical figures is this? सो हम लोगों को पता है कि इस लाइन में वो जो अर्न है जिसमें अस्थिया रखी जाती है उसको डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है, thou still unravished bride of quietness. So it will be apostrophe, because you know in apostrophe the speaker directly addresses. So एक संबोधन होता है, जैसे संबोधित करते हैं प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही एक संबोधन होता है। किसको? इट इज अ डायरेक्टली एड्रेस टू द एब्सेंट पर्सन, अ डिजीज्ड पर्सन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। सो इन तीन चीजों को एड्रेस किया जाता है। सो हियर John Keats is addressing the urn, the Grecian urn, as the unravished bride of quietness. So the answer will be apostrophe. Now, और जो यहाँ पर जो figure of speech है हम लोग उसको देख लेते हैं। ये जो anastrophe है उसके बाद, anastrophe किसे कहते हैं? anastrophe उसको कहते हैं जहाँ पर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जैसे आमतौर पर क्या होता है, इंग्लिश सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर उसका हेरफेर किया जाता है, जैसे कि हाइपर बेटन में होता है। जैसे सोनेट नंबर 1 जो फिलिप सिडनी का जो है, लविंग इन ट्रूथ एंड पेन इन वर्स माई लव टू शो। सो इसी तरह से पोटैटोज आई लाइक। सो यहाँ पर क्या किया गया है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को हेरफेर बदल कर दिया गया है कि सब्जेक्ट की जगह वर्ब, वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट, इस तरह। फिर उसके बाद होता है एनाफोरा। तो जो एनाफोरा है, एनाफोरा इज अ rhetorical device where a word or phrase is repeated at the beginning of successive clause. So there is a repetition of line, मतलब एक लाइन का बार बार रिपीट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग। देन उसके बाद आता है कियासमस। तो कियासमस क्या है? कियासमस भी एक लिटरेरी डिवाइस है जहां पर जो सेकेंड हाफ है सेंटेंस का, उसमें फर्स्ट हाफ का जो बात है उसी को कहा जाता है, लेकिन इन अ अदर वे। फॉर एग्जाम्पल, यू फॉरगॉट व्हाट यू वांट टू रिमेंबर and you remember what you want to forget. So these are the four figure of speech. फिर उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कल्चरल स्टडी से है। सो द फर्स्ट वन, नेशन एंड नरेशन। ये अर्नेस्ट गेलर का बुक है नेशनलिज्म के ऊपर, ओके। एंड ये जो बुक है वो पब्लिश हुआ था 1983 में। सो 1983 में ये पब्लिश हुआ था। फिर उसके बाद द डायलॉजिक इमेजिनेशन, इसको मिखाइल बाख्तिन ने लिखा था 1975 में। और उसके बाद आता है एंथ्रोपोलॉजी एंड कॉलोनियल एनकाउंटर, जिनको टेल एसेड ने लिखा था 1973 में। फिर उसके बाद डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म, उसको लिखा था एमी सीजर ने 1955। एंड ओरिएंटलिज्म, जिसको एडवर्ड साइड ने लिखा था। तो इसका जो आंसर है वो है ये दूसरा वाला, डी, सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद ई। सो ये है पूरा जो स्ट्रक्चर है, मतलब पहले डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म पब्लिश हुआ, फिर उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी एंड कॉलोनियल एनकाउंटर, फिर उसके बाद द डायलॉजिक इमेजिनेशन, उसके बाद नेशन एंड नरेशन, एंड एट द एंड ओरिएंटलिज्म। So the next question is, which of the following works of R.K. Narayan were published after independence? So यहाँ पर बोल रहा है कि R.K. नारायण का कौन सा वो काम है और लिटरेरी वर्क है
जो इंडिया का जो इंडिपेंडेंट है, स्वाधीनता उसके बाद पब्लिश हुआ था। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द डार्क रूम नहीं हुआ था, तो डार्क रूम नहीं होगा। इंग्लिश टीचर भी नहीं था, क्या था? द फाइनेंशियल एक्सप्रेस एंड द गाइड। सो द आंसर विल बी C and E, because द गाइड और द फाइनेंशियल एक्सप्रेस ही दो नोवेल है जो इंडिपेंडेंट के बाद पब्लिश हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद एक मैचिंग क्वेश्चन है जहां पर लिस्ट 1 में नोवेल दिया गया है और लिस्ट 2 में नोवेलिस्टों को दिया गया है। द चाइल्डहुड ऑफ जीसस, हम सभी को मालूम है ये J.M. क्वाजी का लिखा हुआ है, A3। और द गो बिटवीन ये L.P. हार्टली का है। C जो है ब्राइड्स हेड रिविजिटेड, ये एवलिन वाव का लिखा हुआ है, C3। एंड द कैचर इन द राय इज J.D. Salinger, so the answer will be 2. Okay, so thank you so much. डेली 5 क्वेश्चन विथ मी आएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।